ये कोई कल्पना से कही हुई बातें नहीं है। सिर्फ अर्बन इलाके से 40 किलोमीटर अंदर जंगल में कहीं चले जाइए। मैं फेसबुक पे देख रहा था पिछले दिनों, सचिन भाई सारंगा घूम रहे। आप किसी भी इलाके में चले जाइए जहां तक आपका मार्केट नहीं पहुंचा है, आज भी आदिवासी समाज उस विदाउट पावर स्ट्रक्चर वो जी रहा है। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, भारत के किसी भी और दुनिया के किसी भी आदिवासी भाषा में चोरी शब्द नहीं, बेईमानी का शब्द नहीं है, लूट का शब्द नहीं है, बलात्कार क्या होता है वो नहीं जानते हैं, धन किसको बोलते हैं वो नहीं जानते हैं। दसियों हजार गीत उनका उठाइए, युद्ध और घृणा का एक भी वर्णन नहीं मिलेगा। 2000 साल के हिस्टोरियन माने आश्चर्यचकित हैं कि 2000 साल के मोहनजोदड़ो का सिविलाइजेशन वार क्यों नहीं हुआ, जबकि उसी एरा में दुनिया के दूसरे सिविलाइजेशन वार में भिड़े हुए। क्यों? यह धरती ऐसी क्यों है जहां सबके लिए जगह? आदिवासियों के नेचर में जाइए, जो भी जाता है उसका वेलकम किया। ईसाई आए वेलकम किया, मुस्लिम आए वेलकम किया, हिंदू आए वेलकम किया, अंग्रेज आए वेलकम किया, काले अंग्रेज आए वेलकम किया। वो मल्टीलिंगुअल हैं। एक अनपढ़ आदिवासी कम से कम 4 भाषा जानता है। आप पढ़े लिखे लोग कितनी भाषाएं जानते हैं? अभी आपको बताया फूड हैबिट के बारे में, सैकड़ों उनके पास खाद्यान्न है। उनके कॉस्ट्यूम दुनिया का कोई बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं डिजाइन कर सकता। वो पंखों से सजाते हैं। वो अपने को सजने के लिए सोना हीरा मोती नहीं ढूंढते। वो कोई सा भी पेड़ का पत्ता लगा लेंगे और खुश हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए? हम टीवी में विज्ञापन देते हैं, प्रेम वही है जिसमें आप हीरा भेंट करें। क्या बात? वो उनको नहीं चाहिए होता है। वो कोई सा भी पेड़ का पत्ता ऐसे लगा के खुश हो जाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। आपको हीरा निकालते वक्त भी मारते हैं, हीरा बेचते वक्त भी मारते हैं, और हीरा देने के बाद भी दोनों को लड़ा के मारते हैं। हीरा है, यूरेनियम है, कोयला है। आप देखिए क्या कर रहे हैं हम। क्या ये सारी चीजें हमारे डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के लिए? ये देश पता है उसको कितना 200 सालों के लिए, अगले 200 साल के लिए आदिवासी पूछते हैं कितना कोयला चाहिए हमको बताओ, तुमको कितना लोहा चाहिए हमको बताओ, हम जगह देंगे तुमको निकालने के लिए। पर सिर्फ अपने लालच के लिए धरती को मत उभारो। इसके नीचे बहुत सारी आत्माएं हैं, उसको शांति से रहने दो, उनको बाहर मत आए। वो अपनी भाषा में कहते हैं, अपने तरीके से आते हैं। हम बहुत दर्शन की हमारी बहुत लंबी परंपरा है। दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, यहां से लेके जेएनयू और जेएनयू से लेके हार्वर्ड है। और किसका दर्शन है भाई? किसका दर्शन? वो लूटमार का दर्शन है। आदिवासी दर्शन पढ़ाया गया क्या किसी कभी आपको? अपने देश की बात करिए, लेटेस्ट इस 20वीं सदी में आप अंबेडकर वाद तक पढ़ा रहे हैं। आदिवासी दर्शन है? आदिवासियों के पास कोई दर्शन है? जंगली बर्बर असभ्य लोग, कपड़ा नहीं पहनना आता जिनको, वो कपड़े नहीं पहनते हैं पर नंगे नहीं। रेप नहीं होता उनके। हम सब बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और सब कोई देखता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ही लोग बताते हैं, विवाह संस्था जो रेप की खुली छूट। और हमारे घोटुल को, हमारे गिद्दियोड़ा को, हमारे धुमकुड़िया को आपके लिए पता नहीं क्या क्या आपने अपने फ्रस्ट्रेशन
ग्रेजुएशन कर रखा है। बहुत साल पहले नक्सलबाड़ी के दिनों में बता दूं कि मेरा बहुत गहरा जुड़ाव एमएल लिबरेशन के मूवमेंट से रहा है अंडरग्राउंड दिनों से। तब मैं जब भोजपुर इलाके में जाया करता था, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े साहित्यकार क्रांतिकारी थे, उन्होंने मुझसे एक बार कहा, जब पंकज बहुत इच्छा है आदिवासी इलाके की, मैंने कहा कभी भी आ जा, वो कोई मैं होनोलुलु और न्यूयॉर्क तो है नहीं, आपके बिहार में ही है, उसका उपनिवेश कॉलोनी है, आप ही मालिक को धक्का आ जा। ऐसा नहीं, मैं बहुत उनके साथ इंटीमेसी के साथ कुछ दिन बिताना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आप उनके दर्द को तकलीफ को समझना चाहते हैं, जब भी आ जाओ, किसी भी गांव में रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी, महीनों सालों भर रहे। उन्होंने कहा कि नहीं कोई आदिवासियों को तकलीफ होगी, उनको कोई दिक्कत होगी। मैंने कहा नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब वो देखिए कितनी विनम्रता से कह रहे हैं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उनकी कोई महिला कहेगी कि मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये नजरिया बंधुओं आज तक नहीं बनता। मैं उन पे लिखे लिटरेचर को पढ़ता हूँ जो गैर आदिवासी लिखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हर आदिवासी गांव में एक आदिवासी लड़की खड़ी है कि आ जा, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैं कम से कम 35 सालों से आदिवासी इलाके में हूं, मुझे आज तक किसी लड़की ने नहीं कहा। पर आप पढ़ लो, नाम नहीं लूंगा, अभी एक दो उपन्यासों की बहुत चर्चा है। दिल्ली में बैठे हुए लोग, मैनेजर पांडे टाइप के लोग, नामवर सिंह के लोग, जो आदिवासी समाज को जानते नहीं है, आदिवासियों के लिखे हुए उपन्यास को दशक का बेस्ट उपन्यास घोषित करते। मैनेजर पांडे से पूछ ले, कोई असुर को जानते हो? जिस उपन्यास को तुम एक दशक का श्रेष्ठ उपन्यास बता रहे, उसकी पहली पंक्ति है आदिवासी दर्शन के खिलाफ। अभी बड़ी एक चर्चा, बड़ा मार्केटिंग है। मैंने लोगों से सवाल किया, अरे यार हमारे इलाके में मल्टीनेशनल आ रहे हैं, कॉर्पोरेट आ रहे हैं, आप सब तो उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हो, ये पेंगुइन क्या है? चैरिटी करने आया है? इसको कॉर्पोरेट कहेंगे कि क्या कहेंगे? प्रगतिशील लोग पतली गलियां निकाल के रखते हैं, उधर से निकल लेते हैं। गजब है, आप एक समाज को जानते नहीं हो और उस समाज पे लिखी हुई चीज को कहते हो दुनिया का बेस्ट कृति है। तो अभी पिछले दिनों आप रिसर्च करते हो, आप रिसर्चर। अभी ये बहुत सारे वक्ताओं ने कहा हम रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च किया एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। आपने कुछ चीजें तय करके गए, हमको ये चाहिए, मैं उनका ये देखूंगा, मैं उनकी ये देखूंगी, मैं उनका ये जानूंगा। आप बोल के गए कि आपको क्या जानना है और आप वही जानते हो। आपने आदिवासियों को पूछा वो क्या आपको जानकारी देना चाहते हैं, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, वो कुछ चीज आपको बताना चाहते हैं कि नहीं बताना चाहते हैं? क्या बात, बिल्कुल। वो आपकी पढ़ाई क्यों पढ़े? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। अगर आप उसको कभी उनके दर्शन के तल पर जाके देखने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप अपने दर्शन से इतने आक्रांत हैं, भाई हम बड़ा मान होता है, यहाँ जेएनयू से आए हैं, आईआईएमसी के प्राध्यापक हैं, तो बाकी आपके कंदेरी के प्राध्यापक को कौन पूछेगा? बहुत साफ है, हम तो हायरार्की में बिलीव करते हैं, हम तो सामंतवादी लोग हैं। खाली कितने प्रगतिशील बोले आपको, सचिन भाई नहीं बुलाएंगे दिल्ली से तो लोकल वाले नहीं जुटेंगे। साफ हो गई नहीं, कोई बड़ा हाथ दिखाई नहीं रहा। कौन आ रहा? अच्छा, झाड़ुआ से। अच्छा, हाँ, लेकिन है ना बड़े बड़े नाम। अब ये बड़े बड़े नाम कैसे हो गए? ये सब, ये जो पूरा सामंती मिजाज है हमारा, हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं।
ठीक कहा। शायद बहुत सारे लोग उनकी बात को समझ नहीं पाए। हम देखिए, एक और उदाहरण देता हूं। ये हमारा सिविलाइजेशन 2500 सालों से ज्यादा का नहीं। 2500 सालों की इस यात्रा में गैर आदिवासी समाज ने कितने रूप बदले, कितनी भाषाएं बदली, है ना। देव भाषा संस्कृत, देवता भी नहीं बचा पा रहे उसको। अब पूरा क्लासिकल भाषा के नाम पे देश का पूरा फंड है उसके लिए, और अब तो सरकार भी संस्कृत वालों की आ गई है ना। हो सकता है नए सिरे से, जैसे पिछले दिनों एनडीए गवर्नमेंट में वो क्या ज्योतिष विभाग खोल दिया था, अब संस्कृत विभाग को कुछ मॉडर्न साइंस का नाम वाम देकर कोई नया विभाग बोल के खोल रिवाइज करते हैं, लेकिन नहीं बचा पाएंगे। गैर आदिवासी समाज जो मार्क्सवादी बताते हैं, या मार्क्सवादी मैंने ढंग से जो हमको बताया जाता है कि पहले पशुचारी समाज था, फिर कृषक अवस्था में आया, कृषक अवस्था में आया, फिर सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, फिर साम्राज्यवाद आया, और अभी क्या कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल फ्री इकोनॉमी, क्या मार्केट, पता नहीं कितना टर्म। मैं उसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करता हूं, धन लोलू, धन पिपासु। इतनी यात्राएं हैं एक समाज। इस 2500 साल में आपसे थोड़ी सी दूरी पे खड़ा आदिवासी समाज जस का तस। मार्क्सवादी लोग उसका बड़ा ही सतही विश्लेषण करते हैं, और उत्पादन साधनों के आधार पर क्या क्या ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम है ना। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे फलाना ढकना क्या क्या पूरा थ्योरी है। या आपने कभी सोचा कि क्यों उसने पिंजरा नहीं बनाया? आपने सोचा कि क्यों वो बड़े माइंस, वो बड़े डैम्स नहीं बनाना चाहता है? लोहा तो वो भी, उसको भी चाहिए। और सुषमा सूर का जो कम्युनिटी है, और आपके इस मध्य प्रदेश में जो पहले आपके अगरिया, हाँ बेसिकली दे आर क्या बोलेंगे उसको, आयरन स्मेल्टर है ना। वो लोग लौ वैज्ञानिक धातु कर्मी थे, जो मोहनजोदाड़ो के टाइम कॉपर का शोधन करते थे। ये वही लोग हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि जो मोहनजोदाड़ो का जो बेल्ट है वो कॉपर का बेल्ट है। और मोहनजोदाड़ो को अगर क्यों नष्ट हुआ, ये आदिवासी से बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता। इसलिए आपको उनकी फिलॉसफी को समझना हो। उनकी फिलॉसफी में, जैसे मैंने आपको कहा कि 2500 सालों में आपने कितने रूप बदले, सत्य की तलाश में, अध्यात्म की तलाश में, परम शांति की तलाश में, और 2500 से वो समाज वैसा ही का वैसा। और आपको आश्चर्य होता है कि यार वो भूख में भी नाचता है, वो गरीबी में भी आनंद करता है। रामदयाल मुंडा कहते थे, जे नाची से बाची। क्या मतलब जो नाचेगा वही बचेगा। अब नाचेगा कौन? जिसके जीवन में आनंद। क्या बात? नहीं नाच सकते हैं आपको नाचने में शर्म आएगी। आप आइए आदिवासी इलाके में, आपको एक आईएएस आदिवासी भी सरहुल पर्व के दिनों में रोड पे नाचता हुआ मिलेगा। अभी सुबह ही कौन कह रहे थे कि अरे रामदयाल मुंडा भी ढोल बजाते थे। आदिवासी बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है, आप तो सीखने जाते हैं पैसा देके इतना भरतनाट्यम सीखे। आदिवासी बच्चा कहीं नहीं जाता है, पर बहुत अच्छा नाचता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बजाता है। क्या बात है? और 100 साल के भारतीय सिनेमा को वहां से कोई आर्टिस्ट ही नहीं मिला। एकमात्र आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में जिसको हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, डैनी आदिवासी। जब एफटीआई में उसका सिलेक्शन हुआ था, उन दिनों चाइना में आया था, और डैनी ने लिखा अपने एक आध इंटरव्यू में कहा कि जब वो बाहर सड़कों पे निकलता था तो लोग चाइनीज बोल के उसको मारने के लिए दौड़ाते थे।
मुस्लिम लीग के साथी बताते हैं कि वो क्या चिंकी, तो देश का हिस्सा ही नहीं है, हमारे राष्ट्रगान से उसको निकाल बाहर किया है। तो आप देखिए, बहुत लोग कहते हैं ना कि एक उदाहरण को, एक उनका कोट है कि आदिवासियों का चलना ही नाच है, बोलना ही गीत है। ये कब आता है? जब आप परम आनंद की स्थिति में हो। आपके यहाँ परम आनंद के लिए बाबा लोग हैं, भैया जी की है, चलना ही क्या बोलता। कुछ लोग परम आनंद के लिए वीकेंड में जाते हैं, सी बीच, रेस्टोरेंट, बाकी 5 डेज घर में क्या होता है? नहीं है आनंद उधर, बीच में है, रेस्टोरेंट में है। कैसा आनंद है यार? ओनली सैटरडे एंड संडे को आता है पैसा देने को। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे अनुभव हैं आदिवासियों के, उनके ज्ञान के, कला कौशल के, उनकी बुद्धिमत्ता के, जिसको हम देखना नहीं चाहते। अब लोग कहते कि नहीं है। आपने रांची से प्रभात खबर अखबार का नाम सुना? जयमनी वार्ला, उसके हरिवंश पूरी दुनिया में भजते चलते हैं कि साहब हम ग्रास रूट का अखबार है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। 2-3 नाम गिना रहे थे, सुनील विंज, जयमनी वार्ला, जेरोम जेरोल्ड कुजूर। नौकरी दी क्या हरिवंश ने? बहुत अच्छा दिखते हैं, दी क्या किसी अखबार में नौकरी? अब देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, तो अपना गांव जवार, रिश्तेदार, परिवार, अरे आप कहते हैं ना कि जैसे वो एक ऐड आता है, तेरा है पर मेरा है। आप लोग की फिलोसफी इतनी महान, तो उससे मुक्ति मिले तब ना। दरअसल आपको शांति चाहिए। आप अपने ही गिर्द एक ऐसा जाल बुनते रहते हैं, पहले तो खूब जाल बुन लेते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं अब सत्य की तलाश में हूं, फिर उसको खोलना, और अंतिम सिरा खोलने से पहले ही देश है। आदिवासी कुछ नहीं बुनता है, न कुछ जमा करता है। फिर मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप आदिवासी गांव में जाते हैं, आपने स्टोरेज देखे हैं घरों में? बड़ी बड़ी कोठियां अनाजों की किन किन इलाकों में देखे हैं बताइए? जिन्होंने देखे हैं किन इलाके में हाथ उठाइए, क्योंकि हमने किसी आदिवासी इलाके में नहीं देखा। तो आप हम तो वही जानना चाहेंगे, हम वही जानना चाहेंगे। नहीं है कोठी। आदिवासी स्टोरेज नहीं करता है, सारी झगड़े की शुरुआत स्टोरेज से होती है। जब उनके यहाँ अतिरिक्त आय ही नहीं है, अतिरिक्त उपज का सवाल ही नहीं है, तो काहे का झगड़ा? सब कुछ सबकी। और ये सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम आज भी आदिवासी इलाकों में चल रहा है, जहां तक सरकारें और बाजार नहीं पहुंचे, और जहां पहुंच गई है वहां भी लड़ाइयां। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम आदिवासियों के दर्शन का जो मूल हमने 30-40 सालों में उनके साथ रहते हुए जाना, वो यही है कि रचाव और बचाव ही जिंदगी, रचना और बचना, दुनिया को कंट्रीब्यूट करना और उसको बचाना, ये उनकी मूल फिलॉसफी का आधार है। और अगर उनके आज के स्लोगन को भी आप देखेंगे, 3 स्लोगन को मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। पहला स्लोगन हमारे कम्युनिस्टों का है कि लाल किले पे लाल निशान मांग रहा है हिंदू। दूसरा स्लोगन अंबेडकर वादियों का है कि पढ़ो लिखो और सत्ता पे कब्जा। आदिवासियों का स्लोगन है जल जंगल जमीन हमारा। फर्क है तीनों नारे में, 2 नारे का साउंड एक ही है।
जंगल जमीन हमारा है। मूल क्या है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप इस स्लोगन में फर्क नहीं कर सकते हैं, जहां की पॉलिटिकल फिलोसफी है, स्लोगन ऐसे ही नहीं आते, तो आप कभी भी आदिवासी क्या चाहते हैं, आदिवासियों की आकांक्षाएं क्या हैं, शायद हम जो अपने आप को सबसे समझदार लोग कहते हैं, शायद कभी भी हम उनके साथ संवाद करने के लिए खुद को बहुत ही निर्मलता के साथ प्रस्तुत करने को तैयार नहीं। हम अपने आग्रहों के साथ उनके पास जा रहे हैं। हमारा झंडा था, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी जाते हैं, एनजीओ जाते हैं, सब कोई जाते हैं। लेकिन अगर पिछले 300 सालों के इतिहास में इस देश में अनवरत को युद्धरत है तो वो आदिवासी। और सब लोग कह रहे हैं कि आदिवासी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहा है। किसी आदिवासी को जाके पूछिए, वो माओ को जानता है, लेनिन को जानता है, वो कोई व्हाइट हाउस को जानता है? तो ये कौन सिद्धांतकार है जो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई साम्राज्यवादियों के खिलाफ? लंबे लंबे लेख आ रहे हैं मार्क्सवादियों। इंटरप्रिटेशन गलत मत कीजिए, उनकी लड़ाई अपनी जगह पे है। आप वहां घुसकर अपना झंडा लगाते हैं, दूसरे तमाम लोग लगाते हैं। आदिवासी अपने ढंग से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसमें घुसकर तरह तरह से उसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। उसका उदाहरण है कंधमाल, सिंगूर, नंदीग्राम, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, तेलंगाना से लेकर कंधमाल। ठीक है। आप जाते हैं, कार्रवाइयां करते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, उसके बाद मरते हैं। वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, पूरे देश का आदिवासी इलाका एक ही किस्म के परेशानियों से ग्रस्त है। और मैं अंतिम बात एक कहूंगा कि बहुत अच्छा विश्लेषण मोदी की जीत पे, मोदी के आने पे लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखने की कोशिश कर रहा है कि इस चुनाव ने आर्यन और असुर संघर्ष के बीच एक गहरी विभाजक रेखा की। सारे कैंपेन के बावजूद मोदी को असुरों के इलाके में विजय नहीं। असुर मतलब कौन? आदिवासी और दलित। उन इलाकों में अगर बीजेपी को बढ़त मिली है तो आप बता, बीजेपी घुस सकी है तो बता। बाबा ये गंगा के पूरे बेल्ट में वो जीते हैं, जो कि वो आर्यन ये कब जो मध्य जो गंगा के अगल बगल के राज्य हैं वो पूरे इफेक्टेड हैं। आप फिर से देखिएगा, वो पूरे इफेक्टेड हैं। बट जो गंगा से दूर के इलाके हैं, आपको उन इलाकों में मोदी की कोई बढ़त नहीं है। और बिल्कुल हम नहीं मानते हैं और हमको डर भी नहीं। हमारे लिए मोदी भी बराबर, मनमोहन भी बराबर। आदिवासियों को उनसे कोई डर नहीं है। हमारे लिए तो जो शासक आएगा वो वही व्यवहार करेगा। वो आप मध्यम वर्ग की दिक्कतें हैं, कम्युनिस्टों की दिक्कतें हैं, लोहियावादियों की, सर्वोच्च की दिक्कतें, मोदी आ गया। आदिवासी के लिए तो मोदी है कि मनमोहन है। सही हम असुरों को कोई उससे असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो पिछले 2500 साल से युद्ध में हैं। आप हमको राक्षस बोलो, सब कुछ बोलो, क्या फर्क पड़ता है? आपकी इंटरप्रिटेशन है, आप जैसा बोल सकते हो। मुझे लगता है कि अगर आप मानते हैं आदिवासी आदिवासी हैं, न तो वंचित है न तो उत्पीड़ित है। एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा कि एक आदिवासी इलाके में एक नया प्रोजेक्ट आने वाला, तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत और क्या आजकल वो क्लियरेंस के लिए जन सुनवाई करनी पड़ती। तो
प्रोजेक्ट आने से पहले गांव में जन सुनवाई हो रही थी, तो कंपनी वालों ने बढ़िया गाड़ियों में खाना पीना खिला पिला के लोगों को वहां पे बुला रखा था। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो बता रहे थे कि इधर अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो आदिवासियों को क्या क्या लाभ होगा, बढ़िया घर मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, सड़कें चकाचक हो जाएगी, हर घर में टीवी होगा, वॉशिंग मशीन होगा, फ्रिज होगा, वगैरह वगैरह, पूरा इलाका जो है बहुत खुशहाल हो जाएगा। सारी बातें सुनने के बाद एक बूढ़ा आदिवासी उठा और उसने कहा कि कुछ बात बोलना चाहता हूं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत उत्साहित हुए, हाँ हाँ काका बोलो। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि अच्छा पैसा भी मिलेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कपड़ा लत्ता भी मिलेगा, हाँ घर बार भी मिलेगा, हाँ सबको मिलेगा। बोला हाँ सबको मिलेगा। तो बूढ़े ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, नाम लिखो मेरे परिवार का। प्रोजेक्ट मैनेजर ने तुरंत अपने असिस्टेंट को इशारा किया, असिस्टेंट जो है नोटबुक लेकर तैयार हो गया। बूढ़े बाबा ने कहा लिखो मैं और मेरी बूढ़ी दो लोग, दो बच्चे, उनकी दो बीवियां और दोनों के दो दो बच्चे, कुल कितने हुए? तो कहा कि 7 2 4 6 8 लोग। कहा ठीक। उसके बाद बोला कि लिखो 22 मुर्गी। फिर कहा कि अच्छा और लिखो 40 सुअर, और आंगन में कटहल का पेड़ है उस पे 40 जोड़ों का तोता और उनके बच्चे। क्या ये सब तो आपके परिवार के रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो सिर्फ 8 आदमी के नाम है। मैंने कहा मेरा, उस बूढ़े ने कहा मेरा 667 लोगों का परिवार, अभी तो 350 के भी नाम नहीं हुए। अभी तो मछलियां हैं, दूसरे पंछी हैं, कुछ मौसम में आने वाले पंछी हैं, वो सब मेरा परिवार है। उन सबको मुआवजा चाहिए, उन सबको घर चाहिए। आप सबको बहुत बहुत